हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एचपी क्लासेस। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। सो टुडे वी विल स्टार्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आप सबने सभी जगह पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसका? ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहना सही भी है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। बट यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो वो राइट जो कि हमें इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो वो राइट्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैंने लिखा है इंडियन सिटीजन्स के लिए, वो इंडिया के एवरी सिटीजन जिनका डेवलपमेंट, जिनका फ्रीडम, जिनका सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है, तो उनके लिए फंडामेंटल राइट्स, जो भी राइट्स दिए गए हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो आगे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या होगा फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स आया कहाँ से है। तो अब फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, वो एक प्रॉपर पार्ट में होते हैं और प्रॉपर आर्टिकल्स में होते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हैं। किन आर्टिकल से लेकर किन आर्टिकल तक हैं? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का आया कहाँ से आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का? ठीक है, तो जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं, जो यूएस में लोगों को राइट्स दिए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स, हमारे यहाँ पर जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और सेम जो यूएसए में लोगों के लिए राइट्स दिए गए हैं उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए वो फंडामेंटल राइट्स यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल ऑफ राइट्स है उससे इंस्पायर्ड होके लिया गया है। तो जो पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है वो मेनली फंडामेंटल राइट्स के लिए फेमस है। कि पार्ट 3 अगर हम किसी से पूछेंगे पार्ट 3 क्या है तो वो बोलेगा पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 3 मेनली फेमस फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 3 को इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? तो दोस्तों मैग्ना कार्टा 1215 की बात है। इंग्लैंड में किंग जॉन थे, तो किंग जॉन ने वहाँ पर जो आम आदमी थे, जो बैरन्स थे, वहाँ पर इम्प्रॉपर टैक्स, उन लोगों के ऊपर इम्प्रॉपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मन चाहा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उन पर मनमाना टैक्स लगाने लगा कि आप हमें टैक्स दीजिए। इलीगल इम्प्रिजनमेंट होने लगे, फ्यूडल पेमेंट देना पड़ता था क्राउन के लिए। तो इस सब के चलते कई सारे रिवॉल्ट्स होने लगे, रेवोल्यूशन होने लगे, रियोट्स होने लगे, दंगे होने लगे। जो राजा है, राजा बहुत ही निंदनीय हो गया था, राजा अनपॉपुलर हो गया। तो थक हार के राजा ने कहा कि हम कुछ राइट्स दे देंगे जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो बैरन्स हैं। तो जो पहले राइट्स इंग्लैंड में जो बैरन्स को मिले, पहले राइट्स जो इंग्लैंड में बैरन्स को मिले कि प्रॉपर्टी के हिसाब से टैक्स लेना, कि जिसके पास कम प्रॉपर्टी होगी वो कम टैक्स देगा, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी वो ज़्यादा टैक्स देगा। इलीगल इम्प्रोजमेंट नहीं करेंगे और लिमिटेशन रखेंगे किस पे? फ्यूडल पेमेंट टू द क्राउन पे। तो जो फर्स्ट राइट्स दिए गए, पहले राइट्स दिए गए इंग्लैंड में लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी प्रकार हमारे इंडिया में जो पहले राइट्स जो आम जनता के लिए दिए गए तो उसे हम इंडिया का मैग्ना कार्टा कहते हैं।
ठीक है। अब जो हमारे देश का फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही लॉन्ग है और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है। ठीक है, तो जैसा आपने सुना होगा कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का बहुत ही लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। उसी प्रकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ही लॉन्ग हैं एंड कंप्रहेंसिव लिखे गए हैं, जो कि जस्टिसेबल, आगे हम देखेंगे जस्टिसेबल क्या है। ठीक है, किस किस द्वारा अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो तो किस प्रकार हम उसका जस्टिस करें, कहाँ हम इसके फंडामेंटल राइट्स का जस्टिस मांगेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है। तो ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ही एलोबरेटेड हैं इन द वर्ल्ड। हमने इंस्पायर होकर यूएस के बिल ऑफ राइट्स से तो इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट्स बनाया था, लेकिन हमने इसको इतना एलोबरेट कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में हमारा फंडामेंटल राइट सबसे ज़्यादा एलेबोरेटेड हो गया। चाहे वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे अदर कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारे देश का फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड है। ठीक है, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, ऑल पीपल के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी लोगों को इक्वल प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेल होगा उसको अलग फंडामेंटल राइट्स होंगे, जो वेमेन होंगे उसके लिए अलग फंडामेंटल राइट्स होंगे, जो 18 साल से ऊपर होगा उसको अलग फंडामेंटल राइट्स, जो कम होगा उसको अलग फंडामेंटल राइट्स। ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगर फंडामेंटल राइट्स का कंसर्न करे, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे एज के रिलेशन में हो, चाहे कास्ट के, चाहे सेक्स के, किसी भी रिलेशन में, किसी भी ग्राउंड में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स के कंसर्न में। तो दे अपहोल्ड इक्वलिटी, ये इंडिविजुअल्स की इक्वलिटी को अपहोल्ड करके रखते हैं, डिग्निटी को। ठीक है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और जो सबसे नेसेसरी कंसर्न हो जाता है किसी भी नेशन का, उसकी यूनिटी को बनाए रखना। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो लोगों को दिए गए हैं वो यूनिटी, नेशन की यूनिटी को बनाए रखता है। ठीक है, जो ऑथोरिटेरियन, अब यहाँ पर देखिए अगर फंडामेंटल राइट नहीं होगा तो क्या होगा, एक सत्तावादी निरंकुश तानाशाही हमारे देश पर आ जाएगी। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बनाए गए हैं कि जो हमारे देश के आम जनता है उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की निरंकुश तानाशाही ना हो सके। ठीक है, ये लिमिटेशन प्रोवाइड करती है किन पर, जो भी टायरनी है और आर्बिट्रेरी लॉज। अब देखिए जो मनमाना कानून, अब फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, देखिए जो मनमाना कानून बनाएगी हमारे देश की लेजिस्लेचर। ठीक है, मनमाना कानून हमारे देश की लेजिस्लेचर बनाएगी और उनको इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर किया जाएगा, हमारे ऊपर उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इम्प्लीमेंट किन के द्वारा किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, जो आईएएस होंगे, जो आईपीएस होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल के, हमारे ऊपर अत्याचार करके, टायरनी मीन्स अत्याचार होता है, अत्याचार करके उन लॉज को हमें उन लॉज को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़बरदस्ती उन लॉज को मनवाएंगे। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, अ फंडामेंटलाइज जो है वो इस्टेब्लिश करता है लॉ की गवर्नमेंट को, नियम कानून की सरकार को इस्टेब्लिश करता है, किसी भी इंडिविजुअल की गवर्नमेंट को नहीं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने पहले ही देखा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लैंड का फंडामेंटल लॉ है, और उस फंडामेंटल लॉ के द्वारा ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको गारंटीड किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, चाहे वो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, चाहे मोरल डेवलपमेंट हो, या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। मटेरियल डेवलपमेंट मतलब शरीर का विकास, शारीरिक क्षमताओं का विकास, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास होता है, मोरल मतलब जो उसका नैतिक विकास होता है, और स्पिरिचुअल मतलब जो उसका आध्यात्मिक विकास होता है। उसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स का होना
बहुत ज़रूरी माना जाता है। आगे हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहले ही पढ़ा, पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिस्टेड हैं। वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम देखेंगे। तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, जो हमें समानता का, बराबरी का जो हमें अधिकार है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक इंश्राइंड है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जो वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो शोषण हमारा होता है उसके विरोध में जो हमें राइट दिया गया है, उसका विरोध करने में जो हमें राइट दिया गया है कि कोई हमारा शोषण ना कर सके, तो वो आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। हम अपने धर्म का प्रचार स्वतंत्र होकर कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इंश्राइंड है। ठीक है, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो हमें शिक्षा का अधिकार है और जो हमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट रखने का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 29 से 30 आर्टिकल तक रहता है। और जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रेमेडीज होती हैं, जो भी अदर कोर्ट्स की रेमेडीज होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे, तो वो आर्टिकल 32 में इंश्राइंड है। अब दोस्तों, जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर लिखे हैं, दरअसल वो 7 हुआ करते थे फंडामेंटल राइट्स। एक और जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो इसी लिस्ट में आया करता था 7वें नंबर पे। ठीक है, लेकिन ये हटाया क्यों गया राइट टू प्रॉपर्टी? तो आपने देखा होगा कि जब हम अंग्रेजों के शासन के अंडर में आते थे, तो जो जमींदार, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो कि अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे, बहुत ही क्लोज रहते थे। ठीक है, तो उनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ की जमीन आ गई थी। ठीक है, अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब फंडामेंटल राइट्स आए, उसके बाद हमारी सरकारों ने सोचा कि जो गरीब लोग हैं उनके पास भी कुछ ज़मीनें होना चाहिए थी। तो जब इन सब करने की प्रक्रिया शुरू की, तो जो लैंडलॉर्ड होते थे वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हो रहा है, ये इम्प्रॉपर हमारी ज़मीन ले रहे हैं, ये ज़मीन हमारे पास है। तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता था, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। और दूसरा कंसर्न ये हो जाता था कि जो रेलवेज डलते हैं, रेलवेज हो गए, हाईवे हो गए, रोड्स हो गए, और तमाम प्रकार की जो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, अब जैसे रेलवे लाइंस डलेगी तो वो किसी ना किसी लैंड के ऊपर तो आएगी, तो उनके बीच में जो लैंड्स होती थी, तो आम पब्लिक की जो ज़मीन थी, हम मजबूर हो जाते थे उनको लेने के लिए। नहीं तो रेलवेज का जो ट्रैक बिछा हुआ होता है वो कभी बिछ नहीं पाता। ठीक है, तो इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहा है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते। तो सरकार ने थक हार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जो कि 1970, जो कि संवैधानिक संशोधन जिसे बोलते हैं 1978 में, उसमें इसको डिलीट कर दिया गया। और इसको डिलीट करने के बाद इसको लीगल राइट बना दिया गया पार्ट 12 में। पार्ट 12 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A में। अगर हम अब फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। अब हम देखेंगे फीचर्स क्या क्या हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, तो फीचर्स हम देखेंगे, तो कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ लिखा है ना, ओनली फॉर सिटीजन्स, सिर्फ जो इंडिया के सिटीजन्स हैं,
जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। बाकी जो अदर ऑल फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी पर्सन्स के लिए है, चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर्स हो या फिर लीगल पर्सन्स हो, लाइक जितने भी कॉरपोरेशंस हो गए, कंपनीज हो गए, उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स क्या दिए जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है कि हम जब चाहे एंजॉय कर सकते हैं। कुछ सरकमस्टेंसेस में इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है, जैसे कि समझ लीजिए आप जेल गए, ठीक है, तो आप कहेंगे हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, हमें फ्रीडम का अधिकार है, हमें ये है वो है, तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कुछ केसेस में, ठीक है। जब आपने कुछ गलत किया हो, आपने क्राइम किया हो, तो आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं है ये डिसाइड होगी कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, जो कि रीजनेबल है कि नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये स्टेट की अथॉरिटी पे क्या करते हैं, लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं कि स्टेट की अथॉरिटी कुछ ऐसा गलत ना करे जिससे आम पब्लिक को गलत चीज़ों का सामना करना पड़े, तो इन पे लिमिटेशन करते हैं। जो भी सत्ता है स्टेट की या कुछ भी ऐसे लॉज ला रहे हैं जो कि पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करते हैं, तो उन पर लिमिटेशन क्रिएट करता है। पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ है कि गिव प्रिविलेजेस टू सिटीजन्स को प्रिविलेज देते हैं। तो चाहे नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स हो चाहे पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स हो, इनमें फ़ायदा किसका हो रहा है, सिटीजन्स का फ़ायदा हो रहा है, और नुकसान किसका हो रहा है, अथॉरिटी स्टेट का नुकसान हो रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के होते हुए स्टेट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे वो स्टेट के हक में हो या नहीं हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा हो। अब फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, ठीक है, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट होते हैं तो आप कोर्ट में इसका जस्टिस मांगने के लिए जा सकते हैं। अब अगर आपका फंडामेंटल राइट्स कोई भी आपका राइट हो वॉलेट, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट हो, क्या फंडामेंटल राइट अगर आपका वॉलेट हो, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको किसी भी सिविल या फिर रीजनल या फिर किसी भी हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज अब जो कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफेंड करता है, गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स को, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है एंड डिफेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल सिस्टम हमारी कंट्री में वो जुडिशियल सिस्टम है। अगर इसने कोई जुडिक्शन सुना दिया तो ना हमारी गवर्नमेंट उसके खिलाफ जा सकती है, ना और कोई अदर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के खिलाफ जा सकती है, ठीक है। दे आर नॉट परमानेंट। अब फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट इसको रिकर्टेल कर सकती है, रिपील कर सकती है ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब समय के साथ साथ चीज़ों में परिवर्तन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो परमानेंट नहीं है, इनको बदला जा सकता है, इनको रिपील किया जा सकता है। लेकिन अब आप कह दो राइट टू फ्रीडम ही रिपील कर दिया जाए, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार ही रिपील कर दिया था, तो जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पार्लियामेंट हो चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, वो उसको हाथ भी नहीं लगा सकती, उसके बारे में उनको चेंज करने का, उनको रिपील करने का, उनको अमेंड करने के बारे में भी सोच नहीं सकती है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट कोई सरकार कर रही है, पार्लियामेंट कर रही है, जो कि कोई भी नियम कानून अगर सरकार ने बनाया जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और यहाँ तो बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और जो अब सस्पेंशन की बात आ गई फंडामेंटल राइट्स के, तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे।
जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 या 21 क्या है तो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि ऐसा क्या है आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 21 में, कि किसी भी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस में जो नेशनल इमरजेंसी में होते हैं उसमें आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी मतलब किसी दूसरे देश से कोई भी वॉर के या फिर किसी प्रकार के भी कारण हुए, वाद विवाद के जो भी कारण हुए उसके कारण नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। कि आज के टाइम पे अगर कोई भी हमारे देश का पार्ट कहने लगे कि मैं तो पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, ले तो जो हमारी गवर्नमेंट है देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी, जिसमें वहाँ के लोगों के जो दंगे फसाद हो रहे होंगे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे या यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा एक्सेप्ट 20 एंड 21। 20 एंड 21 में राइट टू लाइफ और जो भी है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो भी 6 राइट है। अब यहाँ तो आर्टिकल 20 एंड 21 की बात हो गई, यहाँ पर आर्टिकल 19 है जिसके अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो भी 6 फंडामेंटल राइट्स हम आगे की वीडियोस में देखेंगे वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ऐसे करके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 19 के अंडर में आते हैं। तो उनको सस्पेंड तभी किया जाएगा जब जो इमरजेंसी हो वो एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा हो, मतलब किसी दूसरे देश के द्वारा जो एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है उसके द्वारा हो। जैसे कि आपने देखा होगा अभी चीन से हमारा वाद विवाद चला, वॉर के भी कुछ अंदेशा लगाया गया कि वॉर भी हो सकती थी। ठीक है, तो अगर ऐसे वॉर के कारण होते या फिर इंटरनल जो खतरा होता हमें चाइना से, तो चाइना की बाउंड्री से सट के जितने भी सिटीज़ होते, जितने भी विलेज होते, तो उन पर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा दी जाती, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती। उस टाइम पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता। ठीक है, और जो भी इंटरनल इमरजेंसी होती है कि हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसे रियॉट्स हो गए, दंगे फसाद हो गए, तो इंटरनल इमरजेंसी में सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन किन किन को नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। ये आर्टिकल 31A, 31B, 31C को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये तीनों आर्टिकल्स क्या हैं और ये फंडामेंटल राइट्स को कैसे लिमिटेड कर रहे हैं। एक सीमित दायरे में फंडामेंटल राइट्स को रख रहे हैं ये तीनों आर्टिकल। ऐसा क्या है इन आर्टिकल्स में कि ये फंडामेंटल राइट्स को एक लिमिटेड लिमिट कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, रोक कर रहे हैं इनके ऊपर। तो ये हम आगे देखेंगे कि क्या है ये तीनों आर्टिकल्स। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो भी आर्म फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, ये जो फोर्सेस होती हैं वो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर तो इन फोर्सेस के पास कुछ बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती हैं। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जाहिर सी बात है हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी रॉ, आईबी वगैरह, उनके पास गोपनीय जानकारी हमेशा रहती होंगी, जो कि ओथ के टाइम पर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने राइट टू फ्रीडम और राइट टू एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कंट्री के सिक्योरिटी को लेकर अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो उस केस में जो पार्लियामेंट है वो इन मिलिट्री फोर्सेस का या किसी भी पर्टिकुलर फोर्स का जो फंडामेंटल राइट्स है उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर एब्रोगेट कर सकती है कुछ केसेस में। अब आ जाती है मार्शल लॉ की बात। मार्शल लॉ क्या है? तो मार्शल लॉ बहुत ही खतरनाक लॉ माना जाता है। इसमें कोई भी फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है जो कि हटा नहीं जा सकता।
ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब ना सरकार कुछ कर पाती है, ना इंटरनल इमरजेंसी कुछ कर पाती है, ना एक्सटर्नल इमरजेंसी कर पाती है, तो मार्शल लॉ कंट्री में लगा दिया जाता है या फिर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है जिसमें मिलिट्री का रूल हो जाता है। यहाँ पर आर्टिकल 20 भी हटा दिया जाता है, आर्टिकल 21 भी हट जाता है, आर्टिकल 19 भी हट जाता है। अगर इसमें कोई भी मिलिट्री पर्सन किसी भी पब्लिक को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि कुछ भी कर रहा हो, अगर सीधे सीधे गोली भी मार दी जाएगी तो मार्शल लॉ में ये गलत नहीं माना जाएगा। तो मार्शल लॉ बहुत ही ऐसा लॉ है जो कि एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमारी कंट्री के को स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में एक भी बार मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान में 2-3 बार मार्शल लॉ लग गया है। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे, फाइनली हम आर्टिकल्स को, जो भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं उनको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि हम वीडियो में ऐड करें, कुछ सजेशंस हैं तो वो सजेशंस मुझे दीजिए। तो ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।